द्वितीय विश्व युद्ध जैसे एक प्रलय था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इतनी बड़ी तबाही, जानो माल का इतना बड़ा नुकसान दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ सिविलियन थे। लंदन, बर्लिन, टोक्यो जैसे बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गया था और युद्ध खत्म होते होते कई सारे देशों का नक्शा भी बदल गया था। जैसे जर्मनी 1937 में वॉर से पहले जर्मनी का एरिया था लगभग 4,68,787 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन 1945 के बाद ये एरिया रिड्यूस होकर लगभग 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था। यानी लगभग 25% ऑफ इट्स लैंड जर्मनी ने खो दिया था। जर्मनी की ईस्टर्न टेरिटरी में पोलैंड और सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, जबकि वेस्टर्न साइड पे मोस्टली फ्रांस और कुछ छोटे हिस्सों पे बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने कब्जा कर लिया था। बचा हुआ जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बांट के ईस्टर्न पार्ट को सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पार्ट को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की इन्फ्लुएंस के अंदर रूल किया जाने लगा। आज की दुनिया की कई सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल इवेंट्स का भी जड़ ढूंढा जा सकता है इस वॉर में। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया दहला देने वाली ये बड़ी युद्ध लगने के पीछे की कारण थी 20 साल पहले हुई एक सुलह। जहां सुलह युद्ध को रोकती है, वही एक सुलह जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो 1919 में एक और विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए हुआ था, वही सुलह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कारण बनी। तो चलिए आज की वीडियो में हम रेगुलर वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री से थोड़ा हटके इस विश्व युद्ध के पीछे की इंपॉर्टेंट कारण, उसके चलते हिटलर की उत्थान और उन सारे हिडन इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 जैसे कॉन्फ्लिक्ट का जन्म दिया, जिसने ह्यूमैनिटी और ह्यूमन हिस्ट्री को फॉरएवर के लिए चेंज कर दिया। इतिहास के पन्नों से साल था 1919। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ एक पीस ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब कहने के लिए तो ये एक सुलह था युद्ध को खत्म करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली में जर्मनी के ऊपर लगाई गई कुछ सैंक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस और जर्मनी से कंपेंसेशन वसूलने की एक क्लॉज था। वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 30 के आसपास देश भाग ले चुके थे, लेकिन वर्साइल ट्रीटी के अंदर वॉर गिल्ड क्लॉज नाम की एक क्लॉज डाला गया था आर्टिकल 231 में। ये क्लॉज पूरी वर्ल्ड वॉर 2 में हुई आर्थिक नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को दोषी ठहराते हुए उस पर उस समय की 33 बिलियन यूएस डॉलर की फाइन लगा दिया, जो 2023 के हिसाब से लगभग 270 बिलियन यूएस डॉलर होती है और जर्मनी को लगभग 90 साल लगे इस रकम को चुकता करने में। साल 2010 में आके जर्मनी ने अपना आखिरी किस्त जमा किया था। वर्ल्ड वॉर 1 के चलते जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और उस पे फाइन की ये बड़ी रकम और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। 1920s के दशक में जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका था। एक मामूली सा ब्रेड 200 बिलियन जर्मन करेंसी में बिक रहा था। इसके ऊपर 1929 में अमेरिका से शुरू हुआ ग्रेट डिप्रेशन, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा धक्का दिया, उसने भी जर्मन की अर्थव्यवस्था को और गड्ढे में डाल दिया। पूरी जर्मन सोसाइटी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। ऐसे वक्त में कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, जो वर्ल्ड वॉर 1 में एक जर्मन सोल्जर के हिसाब से लड़ा था और बाद में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से, जो नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने तब के जर्मन गवर्नमेंट की तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, पर असफल रहे। लेकिन आम जर्मन जनता जो अपने इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज थे, वो हिटलर से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। हिटलर का कहना था कि जर्मनी का जो हाल हुआ था उन दिनों, इंटरनेशनली जो बेइज्जती हुई थी, इन सब का कारण था देश के अंदर की एंटी नेशनल एलिमेंट्स। ये जो ज्यूज और सोशलिस्ट लोग देश में रह रहे हैं, वो इन सब के लिए जिम्मेदार है। हिटलर बहुत क्लियरली जर्मन लोगों को ये समझाएगा कि अगर वो लोग हिटलर की पार्टी को सत्ता में लाते हैं तो वो पूरी जर्मनी को बदल के रख देंगे, जर्मनी की गोल्डन एरा फिर से लौटाएंगे। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के थे हिटलर और प्रोपागेंडा करने में माहिर थे। लोगों के अंदर गुस्से की आग को भड़का के और एक ग्लोरीफाइंग जर्मन नेशनलिज्म का भावना जगा के वो बहुत कम समय में जर्मनी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे
और आखिरकार 1933 में वो सत्ता में आए, जर्मनी का चांसलर बन गए। फिर वो अपने आप को 1934 में जर्मनी का फ्यूरर यानी सुप्रीम लीडर घोषित करके पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया। एक तरफ जहां 1933 इस एक साल में करीब 60 लाख जर्मन लोगों की जॉब चली गई, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जर्मनी के आधे से ज्यादा लोग कंगाल हो गए, बच्चे बूढ़े भूख से तड़प के मर रहे थे, वहीं पे हिटलर की कैरिज्मेटिक पर्सोना और दमदार भाषण जर्मन लोगों के बीच उनको एक मसीहा बना रहा था। ऊपर से हिटलर की बनाई हुई सरकार द्वारा भरपूर तरीके से प्रोपागेंडा चलाना, मीडिया को खरीद लेना, भड़काऊ भाषण देना, ये सब मिलके एक ऐसा माहौल बना दिया था कि लोगों की दिमाग में सिर्फ हिटलर और हिटलर ही थे। इसीलिए जब वो अपने आप को डिक्टेटर में कन्वर्ट करके पूरा पावर अपने हाथ में ले लिए, तो जर्मनी के लोग उसके विरोध ना करके उल्टा उसको सपोर्ट किए। इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए हिटलर ने कई सारे क्विक एक्शन लिए। न्यू जॉब क्रिएशन, लैंड एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ाना और उसे फुलफिल करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को स्टिमुलस पैकेज देना, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाना, टैक्स में कटौती, फिर एक्सटर्नल कंट्री से इंपोर्ट को कम करना, वगैरह वगैरह। और बहुत ही जल्द इन सब का फायदा भी दिखने लगा। जर्मनी धीरे धीरे इकोनॉमिक रिसेशन और हाइपर इन्फ्लेशन से बाहर निकल गई। वर्साइल ट्रीटी की कुछ और क्लॉजेस के मुताबिक जर्मनी को अपना आर्म्ड फोर्सेस लगभग डिसमेंटल कर देना पड़ा। वो कोई एयरफोर्स नहीं रख सकते थे, बड़ी कोई वॉरशिप या सबमरीन नहीं रख सकते थे, और ये सब जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था। हिटलर ने इसका भी फायदा उठाया। उन्होंने इन सब को रिवर्स करना शुरू किया। सीक्रेटली एयरफोर्स बिल्ड किए, वॉरशिप और सबमरीन बनाए, एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड किए, और धीरे धीरे जब पूरी जर्मनी को ये बात पता चली तो वो लोग प्राउड, कॉन्फिडेंट और यूनाइटेड फील किए। इन सारे इकोनॉमिक और डिफेंस रिफॉर्म्स के बाद अब हिटलर जर्मनी को एक वर्ल्ड सुपर पावर बनाने में लग गए। पूरी देश की सपोर्ट जो पहले से ही उनको था, उसको और मजबूत और यूनाइटेड बनाने के लिए वो प्योर जर्मन रेस और जर्मन ब्लड की सुपीरियरिटी को लेके बहुत प्रोपागेंडा चलाया और पूरी जर्मनी में नेशनलिटी और जर्मन सुपीरियरिटी की एक भूख सी जगा दी। ये सारा कुछ करके अपना पावर और पोजीशन को अनक्वेश्चनेबल एंड आयरन स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद फिर 1938 में हिटलर ने अपने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया पे नजर डाली। वो ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना चाहते थे दो कारण से। पहला कारण, ऑस्ट्रिया में बहुत सी जर्मन लोग रहते थे और हिटलर सारे जर्मन्स को एक साथ रखना चाहते थे। दूसरा कारण था ऑस्ट्रिया की नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट में फोर्सफुली नाजी जर्मन सपोर्टर्स को प्लेस करना, ऑस्ट्रियन चांसलर को रिजाइन करने के लिए मजबूर करना और फिर एक विशाल आर्मी को लेके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में घुस के बिना किसी ब्लडशेड, बिना किसी लड़ाई के हिटलर ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लेते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हिटलर की इन्वेशन को मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रियन लोग सपोर्ट किए थे, क्योंकि वो भी हिटलर के प्रोपागेंडा को सच मानते थे और ये समझते थे कि ऑस्ट्रिया अगर हिटलर के रूल के अंडर आ जाए तो उसके लिए अच्छी है। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर सेम तरीके से चेकोस्लोवाकिया की भी एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेते हैं, क्योंकि वहां बहुत सी जर्मन लोग रहते थे, और उसके अगले साल पूरी चेकोस्लोवाकिया कब्जा लेते हैं। इसमें हालांकि हिटलर को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलती है चेकोस्लोवाकियन आर्मी से, लेकिन पावरफुल जर्मन आर्मी के लिए वो कुछ भी नहीं था और ऑलमोस्ट बिना ब्लडशेड के ही ये देश भी वो जीत जाते हैं। अगला नंबर आता है पोलैंड का, और सितंबर 1939 को हिटलर एक विशाल आर्मी और स्विफ्ट वॉर टेक्निक से पोलैंड की वीक आर्मी को बस कुछ ही दिनों में हरा के आधे से ज्यादा देश पे कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद अगले 8 महीने के अंदर हिटलर नॉर्वे और फिनलैंड पे हल्ला बोल देते हैं और बहुत ही कम समय में एक मैसिव अटैक करके दोनों देश को हरा देते हैं। और ऐसे 1940 की मिड तक आते आते हिटलर जर्मनी के आसपास की बहुत सी देश और यूरोप की 30% से ज्यादा एरियाज पे कब्जा कर लेते हैं। इस समय तक हिटलर को युद्ध में जो सक्सेस मिला था उसके मेनली दो कारण थे। पहला कारण हिटलर का मास्टर वॉर स्ट्रेटेजी जो काफी इनोवेटिव था। इसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता था। ब्लिट्ज जो एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब है लाइटनिंग।
दरअसल हिटलर की ये ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी था लाइटनिंग स्पीड से एक विशाल आर्मी जो आधुनिक हथियार और बहुत से टैंक से लैस था, वो किसी भी देश की टेरिटरी में घुस जाता था, ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ता था और साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्मन एयरफोर्स भी आकाश से धावा बोल देता था। इससे ओपोनेंट को ज्यादा सोचने, समझने और तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। अटैक की इंटेंसिटी इतनी हाई होती थी कि बस कुछ ही दिन में ऑपोजिशन हार मान लेता था। हिटलर टारगेट करते थे कि छोटे छोटे वॉर लड़ी जाए ताकि बस कुछ ही दिन में वो खत्म हो जाए, और ये स्ट्रेटेजी जर्मनी के आसपास की वो सारे देश जिनके आर्मी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उन पे सक्सेसफुली काम कर गया। दूसरा कारण था जर्मनी को मिली हुई खुला छूट। एटलीस्ट 1940s तक यूरोप या वर्ल्ड की कोई भी पावरफुल देश जर्मनी या हिटलर को रोकने की कोशिश ही नहीं किए थे। उल्टा हिटलर की इलीगल डिमांड्स को एक तरह से मान ली। जैसे 1935 में जब दुनिया को पता चला कि हिटलर ने जर्मनी में एक बड़ा एयरफोर्स बना लिया है जो कि वर्साइल ट्रीटी के खिलाफ था, उसे ब्रिटेन या फ्रांस जैसी सुपर पावर ने रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा ब्रिटेन की उस समय की प्रधानमंत्री स्टैनले बॉल्डविन ने उसी साल की जून महीने में एक एंग्लो जर्मन एग्रीमेंट करके पहले की वर्साइल ट्रीटी के क्लॉजेस को तोड़ते हुए हिटलर की जर्मनी को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी रखने की और उसे बढ़ाने की अनुमति दे दी। सिमिलरली 1938 में जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया की सुडेटनलैंड नाम की एरिया पे अपना दावा इसलिए ठोका था क्योंकि वो जगह जर्मनी के लोगों से भरे हुए थे, तो फिर से तब की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलेन ने हिटलर को रोकने की जगह उल्टा सितंबर 1938 को जर्मनी के साथ एक म्यूनिक एग्रीमेंट करके वो हिस्सा हिटलर को दे देते हैं। 1935 की एंग्लो जर्मन एग्रीमेंट, जिससे जर्मनी को एक पावरफुल मिलिट्री बनाने का मौका मिला, उसको करने के पीछे का कारण था ब्रिटेन का गिल्ट। ब्रिटेन के ज्यादातर लोग और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ये मानते थे कि वर्साइल ट्रीटी में जर्मनी के साथ बहुत ही ज्यादती हुई और सालों तक जर्मनी को इस ट्रीटी के तहत शोषण किया गया, इसीलिए मिलिट्री बनाने की अनुमति उनको दे देनी चाहिए। सिमिलरली 1938 की म्यूनिक ट्रीटी करने के पीछे की कारण ब्रिटेन और चेम्बरलेन का ये मानना था कि जर्मनी ये डिजर्व करता है और इससे वॉर अवॉइड करके पीस कंटिन्यू होगी। लेकिन दोनों ही बार ब्रिटेन की ये सोच गलत निकली और जर्मनी को उसका फायदा मिला। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड इन्वेड किया तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसी कई सारे कंट्री जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में इन किसी भी देश ने जर्मनी के अगेंस्ट अपना मिलिट्री नहीं उतारा और ना ही पोलैंड को कोई हेल्प किया। हिटलर बड़े आराम से पोलैंड और अगले साल नॉर्वे और डेनमार्क को कब्जा लेते हैं और फिर एक्चुअली में 1940s की अप्रैल मई के बाद ही ये सारे देश ग्राउंड पे हिटलर से मुकाबला करने के लिए उतरे और तब शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 का घमासान। लेकिन उस कहानी को फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इस विषय में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो स्क्रीन पे दिख रही ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।